इसके ऊपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर दे। फिर मान लो अपन को ड्रॉ करना है कोई स्ट्रक्चर दूसरा, जैसे अपन को गिवन है स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CH4 हो गया, तो अपन कहेंगे कार्बन, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, और फिर हर एक हाइड्रोजन को एक राइट ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो देखो फिर वी हैव रिटन दैट कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वी कैन राइट दैट, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वी कैन राइट दैट इट इज कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन ने पेयर्स में लिख लिया, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अपन बना सकते हैं, मतलब एक बॉन्ड ऐसे एक बॉन्ड ऐसे। अभी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन एक काम करते हैं 1 2 3 और एक इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन के भी 1 2 3 ऐसे 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर अपन कहेंगे उस केस में फिर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिसमें ड्यूप्लेट बनता है। ड्यूप्लेट मतलब जिसके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा सभी एटम में ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो इधर अपन 3 बॉन्ड तो नहीं बना सकते इस टाइप से, तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों में से ये सेंट्रल एटम था, इसने शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट अभी इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। सो अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अपन कंप्लीट करेंगे, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अपन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में अपन कहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में अपन कहेंगे देयर विल बी 2, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, अपन ने 2 बॉन्ड तो बना लिए, ये अपन ने ऐसे लिख रखा है, तो अपन कहेंगे ये तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अपन ने कहा था कि जब अगर कोई एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो अब जो वो बॉन्ड बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो अपन क्या करेंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपना कोई शेयर नहीं करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 4 6, और इससे जो शेयर हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो, तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का वो ऐसे बन गया, एक लोन पेयर, एक इधर, एक लोन पेयर से अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है 4 वो ऐसे रहेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो अपन उसमें फॉर्मल चार्जेस लिख सकते हैं। तो फॉर्मल चार्जेस कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह फॉर्मल चार्जेस लिखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह हम फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे, ठीक है। ये तो 2 बॉन्ड हो गए, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह कैसे फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे, तो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं ना, वो दोनों में एक एक डालते हैं, तो एक बॉन्ड ये बन गया। लेकिन जब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड जैसे दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, जबकि होना चाहिए दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लोगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे दोगे वो नेगेटिव चार्ज, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है, दोनों ही करेक्ट स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस के फॉर्म में लिखा, इसी फॉर्मल चार्जेस को अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में लिखा। जब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता था तो ऑक्टेट हम फॉर्मल चार्जेस के साथ कंप्लीट करते थे, और जब हमें पता चला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो फिर उस केस में अपन ने न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल। तो ये फॉर्मल चार्जेस की वजह से अपन क्या बोलते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिंस फॉर्मल चार्जेस होते थे ना, तो अपन कहते हैं कि ये फॉर्मल चार्जेस की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी होता है, पार्शियल। इसलिए अपन कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो
प्योर एक कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा हो, लाइक दैट वी कैन राइट। फिर अपन लिखते हैं टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स। अपने पास बहुत सारे एसिड्स हैं, अपन को पता है एसिड्स अपन ने काफी पढ़े हुए हैं। कन्वर्ट द एसिड इनटू एनाइन्स। एनाइन, राइट, आप एसिड को एनाइन में कन्वर्ट कर लो। एंड द नंबर ऑफ negative charge as anion, negative charge as anion equal to number of oxygen bonded with a single bond, bonded with single bond, with single bond। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है HNO3, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, ये एक H+ साइन देता है और ये नाइट्रेट आयन। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा नाइट्रेट आयन का, बाद में मैं क्या करूंगा, उस नाइट्रेट आयन में प्रोटॉन डाल दूंगा। तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। मुझे पता है इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा विद ऑक्सीजन एटम। आपने लिखा है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एज एनाइन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ये थे, 6 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के, बना दिए मैंने। अब अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट चेक करोगे तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन आपको 7 मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ये 2 हो गया, +2 4, +2 6 और 1 7। तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो ये है ना, ये नेगेटिव चार्ज इसी ऑक्सीजन को दे देंगे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तभी तो लिखा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एज एनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड। तो अपन वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसी ऑक्सीजन को देने वाले हैं। तो मान लेते हैं अपन ने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, तो अपन कहेंगे इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब अपन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया इसको, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए इसके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप बाकी ऑक्सीजन को लिख सकते हो। बाकी ऑक्सीजन के लिए इसमें 2 ऑक्सीजन और है, और अपन ने इसको 2 ऑक्सीजन के लिए उसको ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को पता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बाद में आप इसमें जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज नाइट्रेट ऑफ नाइट्रेट आयन। अब अगर आप कहेंगे कि मुझे नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ठीक है, आप नाइट्रिक एसिड ऐसे बना लो। नाइट्रोजन के 1 2 3 और ये आपने बनाया था इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करो, इसमें जो सिंगल बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन था इसमें, इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज अपने पास कहां से आया था, जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो वाला इलेक्ट्रॉन था जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट है। और वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है वो H से आया था, इससे। तो आप क्या करो, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उस पर प्रोटॉन डाल दो, बाकी स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। ये स्ट्रक्चर होगा। मान लो मुझे एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अपन H2SO4 ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे H2SO4 में तो 2 H+ साइन देता है, और सल्फेट आयन, मतलब मैं सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर लिखता हूं और बाद में मैं क्या कर दूंगा, जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा उस पर प्रोटॉन डाल दूंगा। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड हैं, क्योंकि मुझे पता है वहां आप ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लिखते हो। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर मैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूंगा इसमें, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
किसी वक्त का भी ऑक्टेट एक्सपांड नहीं होगा। ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इनके इलेक्ट्रॉन वी नो दैट ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कंबाइन कर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर के 8। तो इसका मतलब है H2SO4 का अगर मुझे स्ट्रक्चर लिखना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक OH बना देता हूँ, एक और OH बना देता हूँ और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना देता हूँ। लोन पेयर शेयर करें, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है H3PO4, तो अपन कहेंगे H3PO4 3H+ आइन देता है और फॉस्फेट आइन देता है। तो अपन कहेंगे फॉस्फेट आइन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन बच गया। तो फिर मैं उसको और ऑक्सीजन, इसका फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बनाओ एक कोऑर्डिनेट। ये स्ट्रक्चर आ गया। अब अगर मैं कहूंगा मेरे पास ये गिवन है, तो अपन को पता है H3PO3 तो 2H+ आइन देता है, प्लस HPO4 HPO3 2 नेगेटिव आएगा। ये फॉस्फोरिक एसिड है जो 3 प्रोटॉन देता है, ये फॉस्फोरस एसिड है जो 2 ही प्रोटॉन देता है। तो जितने नेगेटिव चार्ज, ये एन फैक्टर अपन ने पढ़ा हुआ है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 3 है, 3 प्रोटॉन देता है, इस पे एन फैक्टर 3 है। तो अपन कहेंगे फॉस्फोरस है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बताए हुए हैं मुझे 5 होते हैं। आपने कहा 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ये नेगेटिव चार्ज। एक अब इसमें एक प्रोटॉन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, तो अब नेगेटिव चार्ज से तो लिख नहीं सकता मैं, OH भी नहीं लिख सकता। OH लिखूंगा तो पहले ही वो प्रोटॉन दे चुका होता, बिकॉज OH वाला प्रोटॉन रिमूव होता है। तो ये वो प्रोटॉन होगा जो ऑक्सीजन से अटैच नहीं होगा, वरना तो वो डोनेट होता ही होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। आपको जब H3PO3 का स्ट्रक्चर लिखना है तो इधर भी प्रोटॉन डाल देना है, H3PO4 का स्ट्रक्चर लिखना है तो इधर भी प्रोटॉन डाल देंगे, इनको पता है। दैट इज हाउ यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ acids, the Lewis structure of acids, Lewis structure of acids for the covalent molecules. अब लुईस स्ट्रक्चर में क्या ना लिमिटेशंस होते हैं। आप ऑक्टेट आपको कंप्लीट करना ही होता है, किसी भी एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना ही होता है। तो इधर भी ऑप्शन का जैसे अपन ऑक्टेट चेक करेंगे तो ये कंप्लीट था, और इधर भी ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट था। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये एसिड्स के लिए अपन कैसे बताएंगे लुईस स्ट्रक्चर, वो इजीएस्ट वे अपने पास है। अब एक बार अपन ये चेक कर लेते हैं, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो अपन लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी, ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी। एक तो होता है इट इज नॉट फॉलोड बाय मॉलिक्यूल्स, और अपन स्पीसीज भी बोल सकते हैं, स्पीसीज मतलब आइंस वगैरह भी हो सकते हैं, which has odd number of electron, which has odd number of electron, odd number of, well, odd number of electrons। तो अपन उसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास NO2 है तो ये फॉलो नहीं करेगा
नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2 ऑक्सीजन के ये 16 हो गए, उसका एटॉमिक नंबर अपन को पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये टोटल 23 है। मैं इसमें इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता इसका, मैं किसी भी कंडीशन में इसका इवन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा। राइट, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं होगा। तो अपन अगर डबल बॉन्ड लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, ये एक ऐसे गिवन है। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, नाइट्रोजन से अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं अगर ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। तो भी अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाओगे नाइट्रोजन से, तो भी नाइट्रोजन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन में ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए नहीं है पॉसिबल। तो अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज हैं तो उस केस में अपन लुईस ऑक्टेट थ्योरी फॉलो नहीं कर सकते। अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स हैं तो उस केस में अपन लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते अगर उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन है तो। एक तो ये हो गया, दूसरा चेक करते हैं। इफ द सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनको कहते हैं अपन हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड मतलब which is less than 8 electron in the valence shell। हाइपोवैलेंट का मतलब है which has less than 8 electrons in valence shells। एटम्स लिख देते हैं अपन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BeCl2 है, इसमें कभी बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता। भाई आप BeCl2 लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बेरिलियम होगा, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बस, एक Cl इधर दे दिया, एक Cl इधर दे दिया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। BF3 बोरॉन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। AlCl3 बोरॉन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अपन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड्स, लुईस स्ट्रक्चर है ना, सो दे आर कॉल्ड लुईस एसिड, दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपन और भी एग्जांपल लिखेंगे, ऑक्टेट बनाना सीखेंगे लुईस एसिड्स। तो इसलिए अपन जैसे इधर है, अब BF3 लिखा है तो BCl3 भी होगा, BBr3 भी होगा, Bi3 भी होगा, इसमें भी AlF3, AlCl3, AlBr3, लाइक दैट वी कैन राइट। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें न्यूट्रल कंपाउंड है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपन कहेंगे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, 2 हाइड्रोजन हो गए तो लो भाई, अब एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो इसके 6 ही हुआ है। So it will be electron deficient। ये लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, इट इज अ लिमिटेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल। बट ये सब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और अपन को पता है ये BeCl2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट डजंट फॉलो द लुईस स्ट्रक्चर। If central atom has electron greater than 8 electron, if central atom has right, central atom has greater than 8 electrons in molecule,
इसको अपन कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, नो डाउट। सो अपन क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं अपन इसमें PCl5। अब PCl5 एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन मतलब हाइपरवैलेंट, भाई इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 क्लोरीन है। हर एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 1 2 3 4 5। लेकिन जब अपन ये 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो ऑक्टेट ऑफ phosphorus has more than 8 electrons. 2 4 6 8 10. So it has 10 electrons in the phosphorus. P has 10 electrons. P has 10 electrons, तब तो ये हाइपरवैलेंट हो गया, इसके पास ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही अगर अपन लिखेंगे दैट इज SF6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इधर अपन SF6 ऐसे लिखेंगे 6 फ्लोरीन हो गया। सो इट इज हाइपरवैलेंट कंपाउंड। इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन अपन ने कहा कि बिस्मथ का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, तो बिस्मथ के तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब तो बिस्मथ के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देन इट विल बी अ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। और ये एग्जिस्ट करते हैं जिनको अपन लुईस ऑक्टेट रूल से नहीं बता सकते। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट एक्सपैंडेड हो, वी आर एबल टू राइट लाइक दैट। बट जो लुईस थ्योरी था वो क्लासिकल थ्योरी है। लुईस थ्योरी इज अ क्लासिकल थ्योरी। लुईस थ्योरी इज क्लासिकल थ्योरी। अब अपन इसे जनरली यूज नहीं करते हैं जब तक अपन से कहा ना जाए कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द लुईस ऑक्टेट रूल। तो एग्जांपल लेते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ SO3 ऑफ SO3। तो एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। अगर अपन लुईस थ्योरी के हिसाब से बनाएंगे तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 3 ऑक्सीजन अकोमोडेट करने हैं मुझे, तो आई कैन राइट लाइक दिस। एक ऑक्सीजन अकोमोडेट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Now I will write that one coordinate bond with this and other coordinate bond with this. सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हुआ। सल्फर के ऑक्टेट में अभी भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के ऑक्टेट में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के बाद। और अपन कहेंगे सल्फर के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, अपन को पता है, और ऑक्सीजन के भी, सभी ऑक्सीजन के ऑक्टेट भी कंप्लीट है। हम ये स्ट्रक्चर तभी ड्रॉ करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करके SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ। अगर अपन से कहा जाए कि SO3 का स्ट्रक्चर बनाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो। ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, दे दो। जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे दो। लुईस ऑक्टेट थ्योरी इज अ क्लासिकल थ्योरी। उस सबसे पहले अपन ऑक्टेट के पीछे पड़े रहते थे कि उससे स्टेबिलिटी आती है, लेकिन बाद में अपन को पता चला बॉन्ड फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज्यादा आती है रादर देन फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। तो इसमें आप बॉन्ड फॉर्मेशन देखो, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे दो। ये आपका अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी।
अपन को पता है एक डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया और एक डबल बॉन्ड अपन ने इधर बनाया। These are the limitations of लुईस ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल अपन तभी बताएंगे भाई, ऑक्टेट रूल के अलावा भी इतने सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये सब एग्जिस्ट करते हैं जो अपन ने लिखे, लेकिन वो तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी से नहीं बता सकते ना अपन, क्योंकि वो तो क्लासिकल थ्योरी था। लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लुईस ऑक्टेट थ्योरी फॉलो नहीं होता है। अगर लुईस ऑक्टेट थ्योरी लिखोगे, बताओ सल्फर के अराउंड कितने बॉन्ड्स होते हैं इन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, ये लुईस स्ट्रक्चर है ऑफ SO3, तो अपन कहेंगे 4 बॉन्ड होते हैं। और वैसे अगर अपन देखें तो 6 बॉन्ड होते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अराउंड द सल्फर एटम इन SO3 मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे 6, 3 सिग्मा और 3 पाई। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। We know that. This is the Lewis theory. अब अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, अपन ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 2 टाइप्स। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। सो अगर अपन लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, और फिर अपन देखेंगे वो बनते कैसे हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, थोड़ा डिफरेंस लेके चेक करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, so I can write that it can exist without pi bond, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है किसी एटम्स में तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अपन को पता है दैट इज, ये सिग्मा था, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वी नो दैट कि भाई 1 सिग्मा 2 पाई होता है। सो अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली बात है, पहले डबल बॉन्ड थोड़ी बनता है फिर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा फिर एक और बॉन्ड बनेगा विदाउट पाई बॉन्ड। It cannot exist without sigma bond. Without the sigma bond. Sigma bond is stronger than pi bond. It is stronger than pi bond. Obviously बात है, मुझे इसको भी कर लेना पड़ेगा। Then sigma. So in a single bond, there is only a sigma bond. डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा एंड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिग्मा एंड 2 पाई। अगर अपन चेक करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा डबल बॉन्ड से। ये सिग्मा है, ये सिग्मा और पाई है। आप ए बी मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं ऐसे।
और इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ऑब्वियसली बात है, इट इज लाइक दैट कि आप एक सिंगल लकड़ी को ब्रेक करना चाहते हो, इजी होगा अगर आप दो लकड़ी लेके और फिर उसे ब्रेक करना चाहते हो, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होंगे ना। फिर आप वैसे ही तीन लकड़ियां लेके और फिर आप ब्रेक करना चाहते हो तो और मुश्किल होगा ब्रेक करना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। मैंने यहां पर ये लिखा हुआ कि अगर इसमें एक सिग्मा और एक पाई है तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा पाई वाले से। पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें दो वीक बॉन्ड होंगे एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा। इसमें एक स्ट्रांग बॉन्ड है एक वीक बॉन्ड होगा और इसमें एक ही बॉन्ड है। तो मैंने यहां पर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये, मैंने सिर्फ एक सिंगल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर किया। अगर अपन चेक करेंगे तो इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अपन एस एस ओवरलैपिंग हो सकता है, एसपी ओवरलैपिंग हो सकता है एंड पीपी ओवरलैपिंग भी हो सकता है। बट it can be formed, it is formed by overlapping of pp orbitals, formed by overlapping of pp orbitals। तो pp तो इसमें भी लिखा आपने और pp यहां भी लिख रहे हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसमें pp ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग होता है और इसमें pp ओवरलैपिंग का दैट इज हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग होता है, या अपन उसे लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ओवरलैपिंग ये अपन को पढ़ना है, इसके बाद अपन इसी पार्ट पे आने वाले हैं, फोर्थ वाले पॉइंट पे, ये लिखने के बाद। अब डिफरेंस पांच करने के लिए मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, नेवर इन्वॉल्व, वैसे अपन को ये अभी पढ़ा नहीं अपन ने, आगे पढ़ेंगे अपन, नेवर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस फिनोमेना। ये अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ये नहीं पढ़ा अपन ने, लेकिन एक डिफरेंस लिखने के लिए। बट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस फिनोमेना। फिनोमेना तो ये होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। मे बी पॉसिबल अपन को स्कूल में ही पूछ लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। अब एक बार अपन केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ें, लेकिन मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ना चाहता हूं पहले कि ये ऑर्बिटल्स जो आपने लिखे हुए व्हाट इज दस। सो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वो देख लेते हैं। ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल पता है स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल पता है डम्बल शेप एंड डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अपन को सभी पता है। तो मैं पहले एस एस ओवरलैपिंग की बात कर लेता हूं, एक मिनट है।
तो एसएस ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखो, व्हेन वन half filled s orbital, half filled s orbital overlap with other half filled s orbital, then it is called SS overlap. तो अपन देख लेते हैं, एक s ऑर्बिटल होगा जिसमें एक से इलेक्ट्रॉन है, स्फेरिकल शेप है, और दूसरा हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल लेते हैं, और इसका भी इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, जब ओवरलैप करेंगे तो अपोजिट स्पिन हो जाएगा। तो ये बनाएंगे अपने पास, दैट इज SS ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है जिसमें 1s1 था, एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा हाइड्रोजन है जिसमें भी 1s1 था। तो जो H मॉलिक्यूल बनेगा अपने पास, उसमें एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा। दिस इज SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है SS ओवरलैपिंग। तो एक s ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन है। तो जो यहाँ पर अपन जो बॉन्ड लिखते हैं ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ऐसे, ये एक्चुअल में ऐसे इलेक्ट्रॉन अपन लिख लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। इसका एक s ऑर्बिटल इसके दूसरे के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर लिखे हैं दे मस्ट हैव अ अपोजिट स्पिन, तभी वो एक ही ऑर्बिटल में आ सकते हैं। So the electron density lies between the nucleus of two atoms. मतलब इसके SS ऑर्बिटल अगर अपन चेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, और उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर लिखेंगे अपन, ये ओवरलैप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। और बिल्कुल ऐसे ही sp ओवरलैपिंग होता है। sp ओवरलैपिंग when one half filled s orbital, अब इसको हाफ फिल्ड बोलो या पार्शली फिल्ड बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है। हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल overlaps with partially filled or half filled p orbitals, half filled p orbitals, p orbital, then it is called, अब पता तो है तुमको भी भाई sp ओवरलैपिंग है, then it is called sp ओवरलैपिंग, छोड़ो ना, पता है। एग्जांपल लिखते हैं, HF HCl H2O H2S, right, NH3, these all can be the example। sp ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, इसमें भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें लेकिन pp ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड भी बनता है और सिग्मा भी बनता है, इसलिए अपन को pp ओवरलैपिंग को देखना और भी अच्छे से आना चाहिए। चलो अपन देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो अब इसमें s और p ओवरलैपिंग, मतलब एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, अपन को पता है p ऑर्बिटल ऐसे होता है,
जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। उस बॉन्ड को अपन कहते हैं sp ओवरलैपिंग। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये s और p, इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलो देखते हैं कैसे। दूसरे पेज पे जाके अपन एक बार, जैसे इसमें हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, ऐसे जरा इनसे एग्जांपल दे दो, कैसे करना है अपन बना देंगे। तो लेट अस राइट दैट। पहले एग्जांपल अपन HF का लेते हैं, HF के लिए। तो अपन क्या करेंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 p5। बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से होता है और हाइड्रोजन होता है 1s2। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे, अब ये 1s लिखने की जरूरत नहीं, सेकंड शेल को लिखते हैं। और इसमें 2p5 लिखते हैं। ये 2s2 है, इधर 1s लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बॉन्डिंग वहीं से होता है। ये 2p होगा 5 है। और s के पास एक ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अपन क्या करेंगे, जब ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो ये s ऑर्बिटल है जो कि p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल, देन इट इज कॉल्ड sp ओवरलैप। तो अपन कहेंगे भाई h का s ऑर्बिटल है ऑफ h और p का एक p ऑर्बिटल होगा दैट इज ऑफ f, जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है, तो अपन इसको कहते हैं sp ओवरलैप। ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है। सो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होता है। अगर अपन सपोज करते हैं कि मेरे पास दूसरा एग्जांपल है H2O। अगर मेरे पास H2O होता तो मैं पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता 1s2 2s2 p4। अपन को पता है p4 होगा तो ऐसे होगा 1 2 3 एंड 4। और मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन है और एक और हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल इसमें ओवरलैप कर लेते हैं, ये वाला ऑर्बिटल इसमें ओवरलैप कर लेते हैं, तो ये एक s और p ओवरलैपिंग हो गई और एक और s और p ओवरलैपिंग हो गया। तो अपन कहेंगे एक ऑक्सीजन है जिसके पास दो p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर अपन कोई भी ले रहे थे, एक px या py या pz, कोई भी, अगर अपन ने ये px लिखा है तो मैंने px लिख लिया। इसमें सपोज करते हैं अपन ये px है, ये py है और ये pz है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन को y और z चाहिए, ये py हो जाएगा, ये pz हो जाएगा। तो ये सपोज कर लेते अपन py हो गया, ये pz हो गया। तो फिर s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग यहाँ पर जैसे अपन ने दिखाया है, तो py पे एक कर लेते हैं और pz पे एक कर लेते हैं। तो ये भी sp ओवरलैपिंग है और ये भी sp ओवरलैपिंग है। इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp ओवरलैपिंग। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल को अपन ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन हो गया, दो हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, बाकी लोन पेयर है। तो अपन ने बॉन्ड बनाए हैं, ये बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से बनाया है। बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर देखेंगे अपन को, क्योंकि इधर अपने पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे जिससे अपन ने बॉन्ड बनाया और चार और इलेक्ट्रॉन थे जो फ्री थे। भाई 2s के दो इलेक्ट्रॉन ये है, और बाकी ये वाला जो px का इलेक्ट्रॉन है। बाकी अपन ने y और z से बॉन्ड बनाया, ये py था और ये pz था जिससे अपन ने बॉन्ड बनाया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेंट्रल एटम पे दिखते हैं, बट अपन अभी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में कैसे बताते हैं अपन वो बता रहे हैं। अब अपन थर्ड टाइप के ओवरलैपिंग की बात करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग।
पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप से होता है, दो टाइप से पीपी ओवरलैपिंग होता है। तो एक अपन बोलते हैं दैट इज साइडवेज, और पहले अपन हॉरिजॉन्टल या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में क्या होगा, व्हेन वन पी ऑर्बिटल, मतलब आप उसे हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड बोल सकते हैं, जैसे अपन ने डेफिनेशन में लिखा। तो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग में एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अपन लिखते नहीं है, फिर अपन उसको ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखने लगते हैं वेव फंक्शन के फॉर्म में। अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल में ऐसे साइन अपन ने लिखे थे। एक पी ऑर्बिटल जब दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो उसको कहते हैं अपन पीपी ओवरलैप, इसको अपन कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप किया हॉरिजॉन्टली, अगर वो हॉरिजॉन्टली ओवरलैप करेगा तो अपन उसे कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। दिस इज पीपी ओवरलैपिंग, और इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा। पीपी ओवरलैपिंग। अगर अपन को एग्जांपल लिखना है तो वी कैन राइट द एग्जांपल फॉर दैट। जैसे F2 मॉलिक्यूल, अपन एक फ्लोरीन लिख लेते 1s2। अब ठीक है, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा पीपी ओवरलैपिंग से, वो अपन एग्जांपल दे सकते हैं उसके। 2s2 P5, और दूसरा एक और फ्लोरीन एटम होगा जो 1s2 2s2 P5 होगा। तो एक फ्लोरीन एटम को अपन ऐसे लिख लेते हैं, वैलेंस शेल लिख लेते हैं। ये फ्लोरीन एटम का ये P5 है, 2p5, और ये दूसरे फ्लोरीन एटम का 2p5 है, 2p5 ऑफ अदर एटम, ऑफ अदर फ्लोरीन एटम। अब अपन को पता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे फिल करना होता है वो अपन को पता है, पेयरिंग तभी होगी जब ईच ऑर्बिटल विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ये ऑर्बिटल इस, और क्योंकि अब इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, देन दिस इज कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। इसका आप कोई भी, लेकिन ओवरलैपिंग में अपन को एक बात ध्यान रखना होता है, अगर ये पीएक्स है तो इसको भी पीएक्स होना चाहिए। मतलब जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पी ऑर्बिटल्स में एक्सेस होते हैं एक्स वाई जेड, तो अगर ये पीएक्स है तो इसको भी पीएक्स होना चाहिए। मतलब अगर ये पीएक्स था तो ये भी पीएक्स होना चाहिए, दैट इज पीपी ओवरलैप। ऐसे ही अपन Cl2 लिख सकते हैं, Br2 लिख सकते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट द स्ट्रक्चर्स, दैट इज पीपी ओवरलैप। sp ओवरलैपिंग यू नो दैट, pp ओवरलैपिंग यू नो दैट। अब पीपी ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड भी बनता है, तो चलो पाई बॉन्ड बना के देख लेते। अपन पाई बॉन्ड भी बना लेंगे पीपी ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में वी कैन राइट दैट दूसरा टाइप का ओवरलैपिंग जो है दैट इज कॉल्ड साइडवेज ओवरलैपिंग। ये अपन उसे हॉरिजॉन्टल की जगह अब वर्टिकल लिख लेते हैं, वर्टिकल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस केस में क्या होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग में विल राइट लाइक दिस। एक ऐसे वर्टिकल बनाने हैं अपन को, अब एक वर्टिकल ऐसे बनाने हैं अपन को। तो जब ये वर्टिकल ओवरलैपिंग होता है तो वी गेट लाइक दिस कि भाई एक ऑर्बिटल ये था और एक ऑर्बिटल ये था, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। इसको कहते हैं अपन साइडवेज ओवरलैपिंग। इधर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में ऊपर भी यहाँ ओवरलैपिंग हुआ और इधर भी ओवरलैपिंग हुआ, जबकि इनको अपन कंसीडर करते हैं द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग होता है वो काफी अच्छा नहीं होता है। देखो इसमें तो काफी ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग था, इसलिए अपन सिग्मा बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलते हैं।
साइडवेज ओवरलैपिंग में अपन को एक बात ध्यान रखना होता है कि अगर ये px है तो ये py या pz नहीं हो सकता, वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों को एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी वो ओवरलैपिंग करके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसको भी 100% px ही होना पड़ेगा। अगर ये py और pz होगा तो ऑब्वियसली बात है, ये x px ऐसे है तो py तो इससे परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, और इसमें अपन कहेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें हमेशा जो बनेगा बॉन्ड वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड वी कैन राइट दैट कि पाई बॉन्ड में दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इसमें ये px है और ये px है, मतलब px ऑर्बिटल px से ओवरलैप करेगा। अगर ये py है तो इसको भी py होना पड़ेगा, अगर ये pz है तो इसको भी pz होना पड़ेगा। बट जनरली क्या होता है कि जो pz होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है जनरली। अब बना कोई भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और हमें डिसाइड करना है तो अपन हमेशा pz डिसाइड करता है सिग्मा बॉन्ड के लिए। मतलब अगर हमें डिसाइड करना है तो हम हमेशा pz डिसाइड करेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर लिखा हुआ है कि px से बनाओ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपन लिखेंगे नोट यहाँ पर जनरली if nothing is mentioned, then sigma bond is formed by pz overlap. Orbitals इनसे बनाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको, तुम ए बी लिख लेते हैं क्योंकि वो 1 2 वहां भी चल रहा है, तो अपन इसको ए बी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है। मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये अपन को पता है। अब हम सबको पता है कि भाई जो बॉन्डिंग होता है वो सिर्फ वैलेंस शेल से होता है, तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 2s होगी, ये 2p होगी फॉर वन एटम। यहां पर भी अपन लिखेंगे इसके लिए, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया फॉर दिस एटम। अब इसमें क्या होगा कि भाई यहां भी जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड्स बनते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक बॉन्ड तो मैं यहां बना सकता हूं ओवरलैपिंग करता हूं, अब इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बॉन्ड में इन दोनों के ओवरलैपिंग से कर लेता हूं। लेकिन मुझे ये चूज करना पड़ेगा कि अगर ये pz है तो इसको भी pz होना चाहिए, और अगर ये py है तो इसको भी py होना चाहिए, देन दिस इज px। अब इसमें आप दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम में अपन को ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है। अगर मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है तो लुईस स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि ऐसे बनता है। हमने लुईस स्ट्रक्चर में ऐसे सीखा कि भाई ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना वो मान लेते हैं अपन pz से बना, तो अपन ने कहा ये pz है, तो फिर ये आपका py हो गया इधर जो बनेगा। तो बाकी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना जो अनपेड नहीं है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें से एक 2s होगा, एक 2px होगा, क्योंकि pz और py तो आपने यहाँ देखा होगा।
तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो इनमें से एक 2s इलेक्ट्रॉन है और एक px है, ऐसे बता दें। चलो उसको बना के देखते हैं। इसका एक p ऑर्बिटल जो z एक्सिस में है, मुझे z को हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा, मुझे z को हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और मैं py को लिख लेता हूं वर्टिकल। तो फिर मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं, एक px और py है। ये p ऑर्बिटल में ऐसे होता है, एक लोब में प्लस होता है, एक लोब में माइनस होता है। और मैं दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन एटम है, मैं दूसरा ऑक्सीजन एटम भी लिख लेता हूं। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये भी एक ऑक्सीजन एटम हो गया, और इसमें ये pz है और ये py। इसमें ये प्लस लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, इसमें प्लस लिखता हूँ, इसमें माइनस लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इनमें ओवरलैपिंग शो करूंगा। इन दोनों ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं तो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और ये जो है ये वर्टिकल ओवरलैपिंग करते हैं तो गेट अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में वर्टिकल ओवरलैपिंग होता है और ऊपर भी ओवरलैपिंग होता है, नीचे भी ओवरलैपिंग होता है। ऐसे तो अपन उसको लिखते हैं कैसे अपन को बनाना है। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस अज्यूम कर लेंगे अभी अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ये pz है। और एक p ऑर्बिटल ऐसे वर्टिकल दूसरे p ऑर्बिटल वर्टिकल से ओवरलैप करेगा। वो ओवरलैपिंग अपन थोड़ा ऐसे झुका देंगे उनको और ऐसे बता देंगे अपन कि ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है। तो अपन ने pz से बनाया सिग्मा बॉन्ड और py से बनाया पाई बॉन्ड। So this is a pi bond formation, that is a sigma bond formation. That is how the structure is. So this will be the pi bond. ये ऊपर जो बना pi bond vertical overlapping से, और ये sigma bond। तो ऑक्सीजन स्ट्रक्चर पे जो अपन ऐसे स्ट्रक्चर लिख देते हैं जल्दी से, ये स्ट्रक्चर अपन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में होता है। अपन इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं दूसरे पेज पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आपको डबल बॉन्ड बनाना आ गया। एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पहले इनका ओवरलैपिंग होता है, फिर इनका ओवरलैपिंग होता है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और मैं एग्जांपल लूंगा N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का अपन को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p3। एक और नाइट्रोजन एटम होता है 1s2 2s2 p3। इसको अपन लिखेंगे तो ये 2s है, ये 2p है। इसको अपन ऐसे लिख देते px py pz। ये भी 2s है दूसरे एटम के लिए, और ये भी अपने पास है px py एंड pz। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब अपन बता सकते हैं इसमें 3 बार ओवरलैपिंग होगा। एक बार इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड इसी से बनाओ। एक बार इनका ओवरलैपिंग होगा, एक बार इनका ओवरलैपिंग होगा, मतलब इधर 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। तो नाइट्रोजन में अब अपन को पता है कि p ऑर्बिटल्स, तो वी नो दैट कि अगर अपन इसमें N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो N2 मॉलिक्यूल अपन ने बना रखा है भाई। नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो मैंने दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करवाया। एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो अपन सिग्मा बॉन्ड 2p
एक्स जेड से बनाते हैं और ये पी एक्स पी वाई से बनाते हैं। अब अपन कहेंगे सर अगर पी एक्स, चलो एक नाइट्रोजन आइटम को लिखते हैं, एक नाइट्रोजन आइटम के लिए ये सपोज पी एक्स हो गया, पी जेड हो गया, तो ये उसका पी एक्स होगा 90 डिग्री टू पी जेड। तो इसका पी वाई तो ऐसे होगा, ये इसका पी वाई। ऐसे ही में ये वन नाइट्रोजन आइटम जिसमें पी एक्स पी वाई पी जेड है, दूसरा नाइट्रोजन आइटम ले लो, दूसरे नाइट्रोजन आइटम में भी ऐसे ही होगा, ऑर्बिटल मस्ट बी इन द सेम, तीन पी ऑर्बिटल्स हो गए, ये पी वाई है, ये पी एक्स है और ये पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अपन को एक बात पता है, द थ्री ऑर्बिटल px py and pz are at 90 degree angle to each other। ये इस टाइप से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पीजेड हमेशा, अब इसमें दो पीएक्स लिखती है अपने, तो ये पीजेड होगा, पीजेड हमेशा पीजेड से ओवरलैप करेगा। जब ये अप्रोच करेंगे तो पीजेड हमेशा पीजेड से ओवरलैप करेगा, पीएक्स हमेशा पीएक्स से ओवर, इसको इधर प्लस लिख लेते हैं, इधर माइनस कर देते हैं क्योंकि प्लस प्लस ओवरलैपिंग है। तो इसमें अपन एक और बात लिखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग, वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले तो अपन यही सीखें। ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा, इस टाइप से ओवरलैप। मतलब ये एक तरीके से जो अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं वो ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे ओवरलैप करेंगे। मतलब वो अपन देख रहे हैं ऐसे, ऐसे नहीं आ रहा है वो एक तरीके से ऐसे ओवरलैप, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अपन देख लेते हैं, तो अपन कहेंगे ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड अपन ऐसे बना लेंगे और एक पाई बॉन्ड अपन ऐसे बना लेंगे। तो अपन को सिग्मा बॉन्ड भी बन गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक ही प्लेन में है इसलिए पाई बॉन्ड एक ये हो गया और एक ये वाला पाई बॉन्ड हो गया। तो एक पाई बॉन्ड ये हो गया और एक पाई बॉन्ड ये हो गया। सो इस मॉलिक्यूल को देख के मुझे ये पता चल गया, द टू पाई बॉन्ड इन अ ट्रिपल बॉन्ड, in a triple bond is at 90 degree angle to each other। मतलब दो पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो आपस में, क्योंकि कभी भी पीएक्स और पीवाई तो 90 डिग्री पे होंगे ना एक दूसरे से, पीएक्स और पीवाई तो 90 डिग्री पे होंगे ना एक दूसरे से, इवन पीजेड भी 90 डिग्री पे है। पीजेड तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे अपन, तो ये जो पीजेड है अपन ने सिग्मा बॉन्ड ले लिया, तो पीएक्स और पीवाई 100% दोनों 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से। तो अगर 90 डिग्री पे है मतलब एक प्लेन में पीएक्स, जिस प्लेन में पीएक्स पाई बॉन्ड बनेगा उसके 90 डिग्री पे पीवाई पाई बॉन्ड होता है। सो इन अ ट्रिपल बॉन्ड द टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। दैट इज हाउ वी राइट द इक्विवेलेंट। अब और भी ओवरलैपिंग होते हैं बट उतना ज्यादा अपन को पढ़ना नहीं होता है। जैसे अपन लिखेंगे थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड एस डी ओवरलैपिंग।
बट इट इज वेरी वीक ओवरलैपिंग बिकॉज एस ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है और डी ऑर्बिटल बहुत बड़ा होता है. इट इज वीक ओवरलैपिंग due to the difference in size. Difference in size. Size of orbitals. तो एसडी ओवरलैपिंग में अपन क्या करेंगे, एक एस ऑर्बिटल एक डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा. तो अगर एक एस ऑर्बिटल एक डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो दिस इज कॉल्ड एसडी ओवरलैपिंग. इफेक्टिव नहीं होता है लेकिन अपन बता सकते हैं दिस इज एसडी ओवरलैपिंग, और इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड आएगा. इट ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. वो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. अपन पीडी ओवरलैपिंग भी बता सकते हैं. ओवरलैपिंग, लेकिन पीडी ओवरलैपिंग दो टाइप से होता है. इट कैन टेक प्लेस इन टू वेज. एक अपन लिखेंगे दैट इज अगेन हॉरिजॉन्टल. जैसे मान लो मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है और उसको मैं ओवरलैप करूंगा एक डी ऑर्बिटल के साथ. डी ऑर्बिटल में तो दो लोब्स होते हैं. तो ये इससे ओवरलैप करेगा. ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है. तो इसके ओवरलैपिंग से जो बनेगा वो ऑर्बिटल अपन ऐसे बता सकते हैं. दिस इज द ऑर्बिटल व्हिच विल बी फॉर्म्ड. इसको अपन कहते हैं पीडी ओवरलैपिंग एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड. दूसरा इसमें वर्टिकल ओवरलैपिंग. वर्टिकल में क्या होगा, एक पी ऑर्बिटल, ऑब्वियसली बात है वर्टिकल ओवरलैपिंग होगा तो आप मुझे क्या बताने वाले हो वो मैं देख लूंगा. पाई बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग. अब लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो तो ओवरलैपिंग ही बता रहे हो मुझे. तो इसमें मैं क्या करूंगा, और वर्टिकल ओवरलैपिंग में मेरे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स. बाकी एक्सेस वगैरह अपन को पता है, वो देखेंगे अपन कैसे करना है अपन को. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. सपोज कर लेता हूँ ये जेड एक्सेस है और ये भी जेड एक्सेस है. जब ये ओवरलैप करेंगे तो जो पीडी ओवरलैपिंग होगा वो इस टाइप से होगा. एक डी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किया और एक डी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप किया. तो बना लेंगे अपन अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये इधर भी ओवरलैप करेगा और इधर भी ओवरलैप करेगा. देन दिस फॉर्म पाई बॉन्ड. पीडी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ऐसे बन सकता है. पीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पीडी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बन सकता है. ये अपन ने देख लिया. इनका जो एक्सेस ऑफ अप्रोच है वो एक जैसा होना चाहिए. जैसे ये px था तो ये वाला अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि वो एक्सेस पर होता है. वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस. तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एक ही एक्सेस से होना चाहिए. वो देखते हैं अपन, मतलब पहले अपन ओवरलैपिंग से बॉन्ड देख लें कैसे बनते हैं, फिर अपन उस पर भी आते हैं. अब एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसडी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग, बचा क्या, डीडी ओवरलैपिंग ही बचा हुआ है तो कर लेते हैं.
डीडी ओवरलैप। डीडी ओवरलैपिंग में थ्री वेज में कर सकता हूँ। अब बहुत ज्यादा अपन को नहीं करना चाहिए। अब मैं एक डी ऑर्बिटल को दूसरे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेता हूँ। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है। एक डी ऑर्बिटल को दूसरे डी ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप कर लेता हूँ। मैं डी ऑर्बिटल को ऐसे भी ओवरलैप कर सकता हूँ। लास्ट पेज देखो, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। मुझे पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं ऐसे एक और बना सकता हूँ। ये प्लस है, ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप करेगा, ये ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप करेगा। ये नेगेटिव वाले ऑर्बिटल हैं, ये पॉजिटिव वाले ऑर्बिटल। तो थोड़ा दूर बना लेता हूँ इस बार इस वाले को, फिर ओवरलैपिंग शो कर देंगे। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था। डीडी ओवरलैपिंग इसमें सिग्मा बॉन्ड है। इसमें अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करता हूँ ऐसे, तो आप एक बार इसको ओवरलैप कर लो और एक बार इसको ओवरलैप कर लो, देन दिस विल बी द पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग आप ऐसे उसको ले जाओ और ओवरलैप कर दो, तो दो तरफ से ओवरलैपिंग होगा, तो इट इज ये डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया। ये भी डी ऑर्बिटल था, ये भी डी ऑर्बिटल। जैसे भी मैं बना रहा था, तो उनको मर्ज करके अपन बना सकते हैं। एक और डी ऑर्बिटल हो सकता है ओवरलैपिंग। डी ऑर्बिटल में एक और ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अच्छा बनाता हूँ। इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब इसमें मैं ओवरलैपिंग ऐसे बना सकता हूँ। इसको इससे ओवरलैप करता हूँ और इसको इससे ओवरलैप करता हूँ। इसको इससे ओवरलैप करता हूँ और इसको इससे ओवरलैप। सर हम प्लस और माइनस की ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत अपोजिट। बढ़िया है। मुझे क्या करना है कि ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले ऑर्बिटल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे चार जो फ्लावर्स है ना डी के, और ये वाले चार फ्लावर दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लो। मतलब ऐसे दिख रहे हैं ना जो, इनको ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। मतलब यहाँ पर अब तक अपन टू लोब्स का ओवरलैप, इधर वन लोब ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ दो लोब्स का ओवरलैपिंग, इनका और इनका, तो टू लोब्स ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड बन गया। मैं यहाँ पर चार लोब का ओवरलैपिंग। मतलब इसके ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे।
ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जब इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा ना, डी ओवरलैपिंग में, तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को अपन बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। मतलब सिग्मा पाई के अलावा भी कोई बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड अ डेल्टा बॉन्ड। ज्यादा ध्यान नहीं देना डेल्टा बॉन्ड पे, जब मैं बताऊंगा कभी कि किस मॉलिक्यूल में डेल्टा बॉन्ड होता है तो मैं बताऊंगा। बट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको पता है कैसे करना होता है। अब एक पार्ट और सीखेंगे, एक पार्ट और सीखेंगे, और वो पार्ट होगा एक होता है कि भाई अपन ने इतने सारे ओवरलैपिंग्स पढ़े, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। Overlapping is there, but no bond formation. But bond do not form. एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक होता है जीरो ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स, अब जीरो ओवरलैपिंग में मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं करेंगे, और क्या जीरो ओवरलैपिंग ये है। चलो देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है, अब एस एस में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अपन एस पी में लिख सकते हैं। जैसे एक एस ऑर्बिटल है और इसको मैं ऐसे ओवरलैप करूं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है। लेकिन अगर मैं इसको ओवरलैप ऐसे करूं, तो अपन पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेंगे तो अच्छा ओवरलैपिंग है, लेकिन ये ओवरलैपिंग तो हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग है। जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव से ओवरलैप करोगे तो वो नेगेटिव ओवरलैप। तो जीरो ओवरलैपिंग क्या होगा, अपन कहेंगे देख भाई एस ऑर्बिटल कभी ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकता। मतलब ये एस ऑर्बिटल इसके एक्स एक्सिस से इसको ओवरलैप करे तो क्या बनेगा, क्या कुछ भी नहीं बनेगा, वहां कुछ ऑर्बिटल है ही नहीं जहां वो ओवरलैप कर रहा है। न्यूक्लियस में थोड़ी ओवरलैप कर लेगा, मतलब ये ऐसे ओवरलैप कर, इन दोनों से जो बॉन्ड बनेगा पास आने के बाद वो ऐसे बनेगा। अब इसको अपन क्या करें, ओवरलैपिंग से बॉन्ड थोड़ी बनता है, तो जीरो ओवरलैप। अगर अपन ऐसे लिखें एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, ये पॉजिटिव ओवरलैप, ये इससे ओवरलैप करे। लेकिन अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से इस टाइप से ओवरलैप करे, देन इट इज नेगेटिव ओवरलैप। मतलब जो अप्रोच है वो अगर इस टाइप से आ रहा है कि ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो देन दैट इज अ नेगेटिव ओवरलैप।
तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें बताओ कि मतलब ये जीरो ओवरलैपिंग इन दोनों में कैसे हो सकता है? हो सकता है एक ऑर्बिटल को आप ऐसे ले लो प्लस और माइनस, और दूसरा ऑर्बिटल आप ऐसे ले लो, तो अब ये इसके न्यूक्लियस में थोड़ी ओवरलैप हो जाएगा, तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां ऑर्बिटल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, वो तो ऊपर और नीचे, दैट इज जीरो। अपन ऐसे भी बता सकते हैं, मान लो एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप करे, तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन अगर ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करे, तो इधर नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ओवरलैप। प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है, इधर प्लस प्लस था प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर दो नेगेटिव ओवरलैप करेंगे तब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलूंगा, दो पॉजिटिव ओवरलैप करें तब भी पॉजिटिव, मतलब कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैप। तो इसमें कैसे बताओगे? तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, मान लो एक मेरे पास ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और मैं इसको ओवरलैप करूं किससे? एक पी वाई ऑर्बिटल से। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब मुझे एक बात पता है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो फिर ये ओवरलैप कैसे करेंगे? तो ये तो सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर ये पी एक्स है तो इसको भी पी एक्स होना चाहिए, अगर ये पी वाई है तो इसको भी पी वाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पी एक्स और पी वाई है, तो एक ऑर्बिटल ऐसे अलग प्लेन में है और दूसरा ऑर्बिटल अलग प्लेन में है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा उससे? ये पी एक्स है और ये पी वाई, तो देयर इज नो कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड जीरो। मतलब इसमें तो ओवरलैपिंग भी नहीं है ऑर्बिटल का, यहाँ कम से कम चलो बॉन्ड मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना कम से कम, भाई यहाँ ओवरलैपिंग तो हुआ ना कम से कम दोनों का ऑर्बिटल का, बॉन्ड नहीं बना लेकिन ओवरलैपिंग तो है, इधर तो ओवरलैप भी नहीं हो पा रहा है। भाई इस तरीके से ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं कि एक अपने स्क्रीन के प्लेन में है, दूसरा स्क्रीन से 90 डिग्री पे है, ओवरलैप अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो बॉन्ड कहां बनेगा? अब मान लो अपन कहेंगे मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ये पी है, और मैं इसको ओवरलैप करवाता हूं, ये पी एक्स है, मैंने इसको ओवरलैप करवाया डी एक्स वाई से along एक्स एक्सिस। अपन को पता है इसका एक्स एक्सिस ये वाई है, ए एक्स है, तो डी एक्स वाई होगा तो ऐसे होगा। तो रुकना है इसमें, मुझे पी एक्स से लेना पड़ेगा, इसको पी एक्स को थोड़ा रखना, क्योंकि मैं इधर भी ये जो लिखा है उसके हिसाब से बताऊंगा, थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। तो अपन क्या करेंगे, इधर पी एक्स बना लेते हैं अलॉन्ग एक्सिस, मैं पी एक्स ऐसे बना रहा हूँ, और ये वाई एक्सिस है, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, जो थोड़ा ऊपर बनाते हैं ना। अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्लस है, इसको प्लस लिखूंगा,
इसको माइनस में, ये माइनस, और इसको मैं, ये एक्स एक्सिस है तो इसको भी एक्स लेना पड़ेगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस जिससे वो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को बॉन्ड फॉर्मेशन, तो मुझे इसको लेना चाहिए वाई एक्सिस, तो ये पी वाई है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच करेंगे। अब देखो अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा और नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दैट इज अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो अभी अपन ने पढ़ा था, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है डी ऑर्बिटल का, पी पाई डी पाई फॉर्मेशन कहेंगे अपन इसे। ये पी वाई था और ये डी एक्स वाई था, तो इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब देयर इज ओवरलैप, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं यही चीज जो यहां पर गिवन है, राइट, अगर मैं ऐसे कर लेता, दैट इज डी, यहां पर मैंने पी वाई ले रखा है, ये पी एक्स एक्स एक्सिस है, ये प्लस है ये माइनस है, और मैंने इसको अप्रोच किया होता ऐसे, इसमें भी ये डी एक्स वाई है, ये वाई होता और ये एक्स होता, और ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई। अब इस ऑर्बिटल में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो अपन कहते हैं जब ये आपस में अप्रोच करेंगे इधर और ये इधर, तो ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा, तो मुझे प्लस माइनस माइनस मिलेगा, इधर प्लस माइनस माइनस मिलेगा, इधर माइनस प्लस माइनस, मतलब ओवरलैपिंग तो है ऑर्बिटल में, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं इधर प्लस और लिख दूं और इधर माइनस लिख दूं तो हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैप, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इधर जीरो ओवरलैपिंग हो सकता है, इसमें हो सकता है ना, इसको पी एक्स ले लो, अब एक्स एक्सिस पे तो ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बनाओगे कहां बॉन्ड, ये पी एक्स और इधर अपन डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। अब भाई इसको एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अपन अप्रोच करेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो ऑर्बिटल ही नहीं है, अप्रोच करने का फायदा क्या, वहां तो जीरो ओवरलैपिंग, जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो बॉन्ड कहां से बन जाएगा, या तो ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही। भाई ऐसे अप्रोच करो इनको सो दैट कि कम से कम इन ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग तो हो। तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है कि जब दो ऑर्बिटल को अपन ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन से अप्रोच अलोंग विच एक्सिस, उसको कहते हैं अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इन न्यूक्लियस का अप्रोच अलोंग विच एक्सिस, उनको कहते हैं अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग। अब इसमें अपन मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि भाई किस में पाई बॉन्ड बनेगा और किस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कौन से ओवरलैपिंग पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे या जीरो होंगे। तो अपन एक क्वेश्चन ऐसे कर देंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना आंसर। शुरू करें आगे। ये क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग करके लाना, क्योंकि 10:30 हो गया है, तुम लोगों को टेंशन शुरू होता है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस sigma bond formation will take place, if
द इंटरन्यूक्लियर एक्सरसाइज इज, मतलब जो अप्रोच ऑफ एक्सरसाइज इज, एक्स भी ले सकता हूँ, वाई भी ले सकता हूँ, और जेड भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स डी एक्स वाई पी जेड डी जेड एक्स पी वाई डी एक्स वाई पी जेड एंड डी एक्स का माइनस आई स्क्वायर पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स वाई dzx and pz px dx square minus y square and pz square। मेरे ख्याल से इतना काफी है। dzx and py। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना और देखना किसमें अपन फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको। So this is your homework as well as we can say that